आपको पता है, एक टाइम था जब हमारी दादी माँ 10 रुपए में दूध ले आती थी। और अब वही 10 रुपए का सिक्का चाय वाले को दिखाओ तो वो भी कहता है भैया यूपीआई करो। अब जरा सोचो, अगर उस टाइम किसी ने 10 रुपए से दूध नहीं बल्कि एक प्लॉट खरीद लिया होता तो आज वो करोड़ों का होता, राइट? तो क्या घर लेना हमेशा सुपर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर हम सब बस एक इल्यूजन में जी रहे हैं? चलो एक काम करते हैं, घर खरीदने के आइडिया को हम एक मस्ती भरे एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक दोस्त है, नाम रखते हैं उसका रमेश भाई। रमेश भाई को एडवेंचर बहुत पसंद है, लेकिन एक्सेल शीट से उतना ही डर लगता है जितना बच्चों को कड़वी दवा से। एक दिन रमेश भाई डिसाइड करते हैं, बस अब किराए का झंझट खत्म, अब तो अपना खुद का घर लेना है। क्योंकि मम्मी भी बोलती है अपना घर तो सुकून देता है बेटा। तो रमेश भाई जाते हैं एक फैंसी बिल्डर के पास, जो बोलता है सर 75 लाख में मिलेगा ये 2 BHK, सिर्फ 25 साल का इजी लोन। रमेश भाई खुश, ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, मान लो 45,000 रुपए प्रति महीना। अब यहां कहानी इंटरेस्टिंग होती है। रमेश भाई सोचते हैं ईएमआई तो वैसे ही देनी है जितना रेंट देता हूं, तो व्हाई नॉट अपना घर? साउंड्स लॉजिकल, राइट? पर एक सेकेंड, थोड़ा जूम आउट करते हैं। घर कोई गोल्ड बार नहीं है जो अलमारी में रखोगे और बढ़ता रहेगा। घर एक लिविंग एक्सपेंस की तरह भी बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि जब आप घर खरीदते हो सिर्फ ईएमआई नहीं दे रहे हो, आप मेंटेनेंस दे रहे हो, सोसाइटी चार्जेस दे रहे हो। कभी लिफ्ट खराब, कभी लीकेज, कभी पेंट, कभी बाथरूम फिटिंग्स बदलवाओ। और अगर घर पुराना हो जाए तो रीसेल का रेट इतना सेक्सी नहीं होता है जितना इनिशियली दिखता है। अब वापस आते हैं रमेश भाई पे। मान लो 25 साल तक ईएमआई देते रहे, टोटल 1.35 करोड़ रुपीस दे दिए, लोन प्लस इंटरेस्ट मिलाकर। और वही घर 25 साल बाद बिका 1.2 करोड़ में। तो क्या हुआ? कुल मिलाकर रमेश भाई ने 15 लाख रुपए लूज कर दिए, ऊपर से 25 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और स्ट्रेस अलग। अब तुम कहोगे लेकिन रेंट भी तो जाता, वो पैसा भी खर्च होता ना? बिल्कुल होता, लेकिन रेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पैसे कम मिले, छोटा घर ले लो, ट्रांसफर हुआ, मूव कर लो। और सबसे बड़ी बात, बाकी पैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या बिजनेस में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। इमेजिन करो अगर रमेश भाई ने वो 45,000 रुपए महीने की ईएमआई नहीं दी होती, बल्कि उतना ही एसआईपी किया होता हर महीने, 25 साल में वो अमाउंट 3 करोड़ से ऊपर जा सकता है। कंपाउंडिंग का मैजिक। अब सवाल उठता है, तो क्या घर खरीदना बेवकूफी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। घर जरूरत हो सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। यही फर्क बहुत से लोग भूल जाते हैं। जैसे रमेश भाई, एक दिन उनके दोस्त सुरेश पूछते हैं, भाई तेरा घर बढ़िया है, लेकिन तू तो अब गोवा भी नहीं जाता, ईएमआई के चक्कर में जिंदगी काट रहा है। रमेश भाई थोड़ा मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं कम से कम अपना है। लेकिन क्या वो अपना होना सच में वर्थ था? यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि इमोशनल सेटिस्फैक्शन और फाइनेंशियल रिटर्न दोनों हमेशा एक ही साइड पे नहीं होते। अब सोचो, एक ही घर में रमेश भाई रहते हैं 25 साल से, सेम बैल्कनी, सेम नेबर्स, सेम लीकेज वाली दीवार। उनके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन घर वही पुराना। और उसी दौरान उनके कॉलेज वाला दोस्त सुरेश, जो घर नहीं खरीद पाया था क्योंकि डाउन पेमेंट के पैसे नहीं थे, वो 5-6 साल बाद जॉब बदली, शहर बदला, रिमोट काम शुरू किया, फिर गोवा चला गया, फिर हिमाचल। वो रेंट पे रहता रहा, कभी कम कभी ज्यादा, पर फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास थी। सुरेश ने वही 45,000 रुपए महीने एसआईपी में डालना शुरू किया। 25 साल बाद जब रमेश भाई का घर थोड़ा जर्जर हो चुका था, सुरेश ने एक नया 3 BHK घर खरीदा, बिना लोन के। अब रमेश भाई सोचते हैं, अरे ये कैसे हो गया? सिंपल, रमेश भाई ने सेफ्टी चूज की और सुरेश ने ग्रोथ चूज की। अब यह भी इंपॉर्टेंट है, हर कोई सुरेश जैसा रिस्क नहीं ले सकता है। घर लेने में मेंटल पीस होती है। माँ बाप को दिखाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चों की स्कूलिंग के लिए एक फिक्स्ड एड्रेस मैटर करता है। इंडियन कल्चर में अपना घर सिर्फ ब्रिक्स और वॉल्स नहीं होते, वो एक स्टेटस सिंबल भी होता है, एक गोल भी होता है। लेकिन जब आप उसे इन्वेस्टमेंट की तरह सोचते हो, तब कहानी उल्टी पड़ सकती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कम से कम पैसे डाल के ज्यादा रिटर्न्स लेना। पर घर में तो पैसा डालते ही जाते हो, ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस, फर्निशिंग, रिपेयर्स। और रिटर्न्स वो डिपेंड करते हैं मार्केट, लोकेशन और बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजों पे। अब एक और फन एनालॉजी सुनो। घर खरीदना थोड़ा वैसा है जैसे आप एक बहुत महंगी रेस्टोरेंट की लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लो। 20 लाख रुपए देके बोल दो,
मैं अगले 30 साल यहीं खाऊंगा। अब सोचना, अगर मेन्यू पसंद नहीं आया या टेस्ट बदल गया या नया अच्छा रेस्टोरेंट खुल गया तो क्या होगा? सेम विद अ हाउस, लाइफस्टाइल बदला, नौकरी बदली, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, तो वो 3 BHK का क्या फायदा? और अगर बेचना चाहो तो बायर ढूंढो, पेपर वर्क करो, पैसा अटका रहता है, लिक्विडिटी ऑलमोस्ट जीरो। कंपेयर करो म्यूचुअल फंड से, क्लिक किया, बेच दिया, पैसे नेक्स्ट डे अकाउंट में। अब एक और चीज, बहुत लोग कहते हैं कम से कम घर तो रहेगा, रेंट देना बंद। सही है, पर ओनरशिप के साथ लायबिलिटी भी आती है। रूफ लीक हो गया, तुम्हारी प्रॉब्लम। लिफ्ट खराब, तुम्हारा खर्चा। सोसाइटी का रीपेंटिंग प्लान तुम्हारी जेब से जाएगा। अब अगर रेंट देते हो, लैंडलॉर्ड को फोन लगाओ, भैया बाथरूम लीक हो रहा है, काम हो गया, बस। सो इन कंक्लूजन, घर खरीदना गलत नहीं है, लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट समझना थोड़ा रिस्की लॉजिक है। अगर तुम्हें इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, एक परमानेंट ठिकाना चाहिए, घर लेना सही हो सकता है। पर अगर तुम्हारा गोल है पैसा ग्रो करना, रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना, तो शायद घर उतना सॉलिड इन्वेस्टमेंट ना हो जितना हमें बताया गया है। घर एक एसेट है, लेकिन वो प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, क्योंकि वो पैसे कमाना ही ना है, वो सिर्फ तुम्हारे खर्चे बढ़ा रहा है। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो काम करता है तुम्हारे लिए, ना कि जो तुमसे काम करवाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले EMI देना इज बेटर देन रेंट देना, तो बस रमेश भाई और सुरेश की स्टोरी याद रखना। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और ऐसे और भी टॉपिक्स पे क्लैरिटी चाहिए, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट कौन सी फाइनेंशियल कंफ्यूजन क्लियर करनी है।